गुड इवनिंग बच्चों। शैक्षिक नवाचारी संवाद के तहत जो हमारी सायकालीन क्लासेस चल रही हैं उसमें मैं आज विलंबित सहायक अध्यापक राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर रुद्रप्रयाग से आपके सामने हूँ और हम लोग पढ़ेंगे साइंस में आसपास में। आज हमारा टॉपिक होगा श्वसन। ठीक है। श्वसन जैसे आप लोग जानते होंगे, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस में क्या होता है, एक तो होती है कि एक प्रक्रिया होती है कि हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, और एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम सांस को क्या कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं। जैसे इस वाले इसमें आप देख रहे होंगे, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है ये इन आपके अंदर सांस गई, सांस कहाँ जा रही है, आपके फेफड़ों में। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है कि जिसको जैसे कि हम लोग, आप तो सुबह के टाइम पे जब क्लासेस में योगा कर रहे होते हैं, तो योगा में हम क्या बोलते हैं, सांस को अंदर लीजिए। तो वो क्या हो गया, आपका सांस को आप अंदर ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन। इनहेल कर रहे हैं हम, सांस को क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। ठीक है। और एक्सहेल का मतलब होता है हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सांस को बाहर छोड़िए। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं हमारे श्वसन के अंदर, एक सांस को अंदर लेना और एक सांस को बाहर छोड़ना। इसको अंदर लेने को हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं और बाहर छोड़ने वाली क्रिया को हम एक्सपायरेशन कहते हैं, मतलब हर गैस को बाहर छोड़ना। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम सांस को अंदर ले रहे होते हैं तो उसमें हम एक गैस को ले रहे होते हैं। उस गैस को आपने सुना होगा, ऑक्सीजन। क्या कहते हैं हम उसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कब ली जाती है, जब हम सांस को अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है जिसको हम सांस की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे होते हैं। तो शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर जो आपकी वायु जा रही है, वायु के साथ जो आपकी गैस जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। आप लोग नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है, और हम उसको चेक भी कर रहे होंगे बाद में। अगर चैट बॉक्स आपका ओपन है तो आप आंसर भी कर रहे होंगे। ठीक है। ये चीजें क्वेश्चनिंग आपसे होती रहेगी और नोटबुक में जरूर आप नोट करेंगे। ठीक है। तो जो हम लोग जो गैस हम दे रहे हैं उसको हमने क्या कहा, हम ऑक्सीजन गैस को ले रहे होते हैं, और जो छोड़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये है हमारी पूरी सांस लेने की प्रक्रिया। ठीक है। सांस लेने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो हम सांस लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं बच्चों, सांस लेते हैं हम नाक के रास्ते। ठीक है। मुंह से भी लेते हैं, लेकिन जो शुद्ध वायु होती है वो शुद्ध वायु हमारी किसके थ्रू जाती है, आपके नोज के, नाक के द्वारा। अच्छा, नाक में क्या होता है, आपने देखा होगा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, हल्के हल्के रेसे होते हैं, जिसको हम हल्के हल्के बाल भी कह सकते हैं। तो उन उन रेसों में क्या होता है, जो हवा हम ले रहे हैं, जो वायु हम ले रहे हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत बारीक बारीक कीटाणु भी हो सकते हैं, बहुत बारीक बारीक अणु परमाणु हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है। जैसे हम धूल वाले इलाके में जा रहे हैं तो धूल के कण क्या होते हैं, अगर हम सीधे मुंह से सांस लेंगे तो मुंह से सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है, सही प्रक्रिया नहीं होती है। उसमें क्या, आपने देखा, आप मुंह खोल देंगे तो कुछ गंदी हवा भी चली जाएगी, उसमें छोटे छोटे कीटाणु भी चले जाते हैं। सबसे जो सही तरीका होता है सांस लेने का वो होता है नाक से सांस लेना। और नाक में क्या होता है, जो हम कह रहे हैं ना, छोटे छोटे जो रोए होते हैं, उन रोए में क्या हो जाती है, जो हल्के हल्के जो क्या कहते हैं उसको, जो 10 पार्ट होते हैं, जो आपकी वायु में जो हल्के कण होते हैं, वो आपके जो नाक के अंदर जो हल्के रोए होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद आपकी जो वायु आती है ना, वो नली में आ जाती है। आप देख रहे होंगे ये नली है। तो जो नली में आ जाती है इस वाले को, इसको क्या कहते हैं, श्वास नली। इसको कहते हैं श्वास नली। तो सांस लेने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है, आपकी नोज से, नाक से। और वो प्रक्रिया जो सांस है वो धीरे धीरे वायु कहाँ जाती है, इस श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाती है। ठीक है। कहाँ जाती है, अगर आपका माइक ऑन है तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड भी करेंगे, ठीक है, आंसर भी दे रहे होंगे। तो ये फेफड़ों जो में। हमारा, हाँ वेरी गुड। तो जो वायु होती है कहाँ से हम ले रहे हैं, इनहेल कहाँ से कर रहे हैं, नाक से कर रहे हैं। और नाक से करने के बाद ये श्वास नली में आपकी वायु गई। उसके बाद आपने देखा हो, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो जो हवा जाती है ना, वो कहाँ जाती है, फेफड़ों में। कहाँ जाती है,
फेफड़ों में, फेफड़ों किसके में। द्वारा जाती है? हाँ जी, सांस नली के द्वारा। श्वास नाक से होते हुए वो जो वायु होती है, जो हवा है, वो हमारे फेफड़ों में जाती है। अच्छा, आपको पता है हमारे फेफड़े कितने होते हैं? दो। कितने फेफड़े होते हैं? लंग्स, राइट। एक लेफ्ट लंग होता है और राइट, हमारे राइट लंग। दो लंग्स होते हैं फेफड़े, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये श्वास नली आई, श्वास नली से दो ब्रांचेस आपकी आ रही हैं, दिख रही है आपको इस चित्र में? एक इस यस फेफड़े में मैम। आ गई, हाँ, और एक इस फेफड़े में आ गई। तो जो नाक से जो हवा हमने ली है, वो वायु कहाँ चली गई? आपके फेफड़ों में चली गई है। और फेफड़ों का काम क्या होता है? फेफड़ों से कि जो सांस मिली, उसके बाद हमारे जो जो फेफड़े फूलना और सिकुड़ने का जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या होती है, जब वो फूलते हैं तो हम सांस को अंदर ले रहे होते हैं, और जब वो सिकुड़ते हैं तो सांस क्या हो रही होती है? बाहर जा रही होती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है आपके सांस लेने में। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास ये चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में इस प्रकार का एक डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे, और कॉपी में देखेंगे कि सबसे नंबर वन पर आपकी गैस ने कहाँ से जो आपकी वायु है कहाँ आई, इस अंग का आप नाम लिखेंगे। इसके बाद जो ये दूसरा है, इस पे आप नाम लिखेंगे। उसके बाद जो ये तीन आपको ये दिख रहे हैं, इस पे भी आप क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, इन अंगों का नाम। ठीक है, नंबर वन पर कौन सा अंग है बेटा? आप लोग देख रहे हैं नंबर वन पर कौन सा है? ये वाला, ये है आपकी नाक, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपकी, ये है आपकी श्वास नली। श्वास नली मतलब सांस आपकी श्वास नली में जा रही है। और तीसरे में आपका क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा। तो ये, हाँ जी, तो ये हमारी क्या है? प्रोसेस है। अच्छा, इसी प्रकार से आपको पता है कि श्वसन, और हम लोग जो, हम तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो इंसान होते हैं, कुछ चीज देखो, ये जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स पता है आपको क्या होते हैं? ये देखो, ये यस कुछ मैम। जानवरों की पिक्चर्स आपको दिख रही है बेटा? ये ये यस मैम। और ये, ठीक है। इन सब में श्वसन क्रिया होती है, लेकिन सबकी श्वसन क्रिया की क्या होती है? प्रोसेस भी अलग अलग होती है। कि किसी में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। किसी जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो भी तो श्वसन करते होंगे ना? करते होंगे। अच्छा, जो जलीय जीव जंतु होते हैं, वो किससे श्वसन करते हैं? आप लोग को पता है? नो पता है मैम। आप लोगों को कि नहीं? नो मैम, ठीक है, बताते हैं। तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये देखिए आप, हम लोग तो किससे करते हैं? श्वसन की प्रक्रियाएं होती है, पहला होता है आपकी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो होती है आपकी श्वास नली के द्वारा, ठीक है, लंग्स के द्वारा। फिर होती है दूसरी प्रकार की जो होते हैं, उसमें होते हैं त्वचा के द्वारा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा, ठीक है। अच्छा, गिल्स किस में होते हैं, आपको पता है? गिल किस में होते हैं? ऐसे किसी जानवर के बारे में, किसी जीव के बारे में जानते हो जिसमें गिल होते हैं? नहीं मालूम? तो ये देखिए, आपको किस चीज, किसका चित्र दिख रहा है? ये चित्र किसका है? मैम फीस। फिश है, वेरी गुड। तो फिश कैसे करती है? फिश जो सांस लेती है ना बेटा, वो आपने फिश खाई होगी ना? तो फिश के आपने देखा है कि उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, छोटे छोटे से पंख होते हैं। एक बिल्कुल यहाँ, ये जो है ये है, उसपे छोटे 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 इस तरह के रोए होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं ना पंख। तो ये होते हैं उसके गिल, ठीक है। ये मछली क्या करती है? मछली जलीय जीव है। वो जो जलीय जीव जितने भी होते हैं, वो भी तो सांस लेते होते हैं ना। हम लोग तो खुले आसमान में है, वायु आ रही है, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या है? फेफड़े नहीं है, तो वो किसके द्वारा करते हैं तो श्वसन? उनके अलग अंग होते हैं। वैसे ही इसी प्रकार जो जलीय जीव होते हैं ना बेटा, वो भी सांस लेते हैं। तो वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? वो गिल के द्वारा लेते हैं। पानी कहाँ जाएगा? मुंह में। और जो पानी है, उस पानी के साथ ही ऑक्सीजन वायु, क्या ऑक्सीजन गैस क्या होती है? घुली हुई होती है। वो कहाँ जाती है? वो मछली उस पानी को पी लेती है। पीने के बाद जो ऑक्सीजन होती है, वो कहाँ चली? वो कहाँ से फिल्टर होती है? इन गिलों के द्वारा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हम लोग तो फिर सांस के द्वारा जब हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो जो ये जलीय जीव होते हैं, ये कहाँ से छोड़ते हैं उसको बाहर? गिल के द्वारा। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ। तो जो मछलियां होती हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो किसके द्वारा, जो मछलियों का जो पूरा, वो किसके द्वारा करते हैं? आपके गिल्स के द्वारा
वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। मुंह के द्वारा वो पूरा पानी तो ले लेते हैं, लेकिन उस पानी में जो ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है, उस ऑक्सीजन गैस को आपके जो गिल इनके जो गिल होते हैं वो फिल्टर करते हैं, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से किसमें होती है श्वसन प्रक्रिया? जलीय जीवों में। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कीट पतंगे, वो भी तो श्वसन करते होंगे ना? कॉकरोच देखे हैं आपने? कॉकरोचेस देखे होंगे। तो कॉकरोचेस के देखो, उनके तो लंग्स नहीं होते हैं ना। अब वो सांस कैसे लेते होंगे? वो भी तो सांस लेते हैं। तो उनके सांस लेने की बेटा प्रोसेस क्या होती है? आपने कॉकरोच घर में देखे होंगे, उनके ऊपर का हिस्सा देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो कभी दिखेगा, गौर करना। उनके ऊपर के हिस्से में कुछ इस तरह की प्लेटें होती हैं। ठीक है। इनको स्पाइरकल कहते हैं, अलग 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 हिस्से होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इनमें बीच में पोरस होते हैं। उनके शरीर के अंदर कुछ नली होती है, तो यहाँ से जो वायु जाती है वो अंदर, ये जो इस ऐसा एक बीच में हो जो नलियां होंगी श्वास नली के द्वारा, उसको ट्रैकिया भी कहते हैं। तो ट्रैकियल ट्रंक होता है, ये दिख रहा है आपको बीच में, ये। तो इनके द्वारा जो ये बीच बीच में ये है, इन येलो येलो जो पार्ट है इनके बीच में कुछ आपको गैप दिख रहा है? ठीक है। यस इन मैम। गैप्स के द्वारा, हाँ, इन गैप्स के द्वारा हवा क्या जाती है? अंदर जाती है। और फिर इस नली में जाकर के पूरे शरीर में जो इनकी सॉरी श्वास नली में ये जो ऑक्सीजन गैस होती है वो चली जाती है। और इस प्रकार से ये लोग, ये जो क्या क्या कहते हैं इसको, जो कीट पतंगे होते हैं वो श्वसन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये पूरी प्रोसेस है। मछली ने क्या किया आपकी? वायु ली, गिल्स ने इसको क्या किया? फिल्टर किया, ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाई बाहर आई। इस प्रकार से किसमें होती है ये? जो जलीय जीव होते हैं उसमें होते हैं। आपके कीट पतंगे हमने क्या बताया, इनमें क्या होते हैं आपके? छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। कभी कभी अभी आप जब कभी कीट पतंगे देखेंगे, उनमें देखिएगा उनके जो बाहर की जो खाल होती है उसमें छोटे 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 जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये देखिए, कॉकरोच आपका सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, कॉकरोच में देखिएगा, मॉस्किटोज में देखिएगा, आंट्स में देखिएगा, ग्रासहोपर्स में देखिएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके क्या कहते हैं छोटे छोटे ट्रैकर ट्रंक्स होते हैं, उसके द्वारा क्या होती है, वायु अंदर जाती है और ये जीव उससे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको ये छोटे छोटे टुकड़े? यस मैम। हाँ जी। तो इन्हीं के द्वारा आपके जो वायु अंदर, क्योंकि मुंह के द्वारा लेंगे नहीं, इनके फेफड़े तो है नहीं, तो इनकी अब ये किससे करेंगे? इस इन पोर्शन यहाँ से आपकी जो वायु है अंदर जाएगी और फिर इनके श्वास नली में ये वायु यहाँ से जाएगी। तो कितने प्रकार के श्वसन आपने पढ़े सुने अभी? एक श्वसन किसके द्वारा होता है आपके? लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के छोटे द्वारा। छोटे टुकड़ों के कारण। नहीं बेटा, श्वास जो जो मेरे कहने का मतलब है कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, हम लोग इंसानों में अलग होती है, जीव जंतुओं में, हर प्रकार के जीव जंतुओं में अलग होती है। ठीक है। अच्छा, आपने मेंढक देखा है? यस मैम। मेंढक देखा ना? ये देखिए, ये इतने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है जो जीव क्या करते हैं? सॉरी, जो जीव बच्चे देते हैं ना, जिनके जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है? फेफड़े होते हैं। वो किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों से। ठीक है। दूसरा कौन होती है? गिल मछलियां, जो जलीय जीव होती हैं, वो किससे लेते हैं? गिल्स से। ठीक है। गिल के द्वारा श्वसन करते हैं। एम्फीबियंस होते हैं, जैसे मेंढक हो गया। मेंढक आपने देखा है? यस मैम। मेंढक कहाँ कहाँ पाया जाता है? मेंढक जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। लेकिन मेंढक के शरीर में भी लंग्स होता है। ठीक है। वो लंग्स से भी सांस लेता है और स्किन से भी सांस लेता है। आपने सांप देखा है? यस मैम। सांप कैसे सांस लेगा? सांस भी आप, इस जो सांप होते हैं वो भी आपकी स्किन के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। उसी प्रकार इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे, जिनके हमने अभी बताए थे कि इनके शरीर के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े इन टुकड़ों से क्या जुड़ी हुई होती है? श्वसन नलियां जुड़ी होती हैं। और ये श्वसन नलियां क्या जाती है उनके शरीर में, वायु को पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो श्वसन होता है वो हर जीव में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम जो श्वसन होता है वो श्वसन कहाँ से शुरू होता है?
सांस लेने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? नाक से ना हम लोग सांस लेते हैं। हाँ जी। नाक से सांस लेने के बाद श्वसन नली के द्वारा वो जो वायु है वो वायु कहाँ जाती है? आपके फेफड़ों में। फेफड़ों में शुद्ध वायु वहां रह जाती है। शुद्ध वायु का नाम क्या होता है? शुद्ध वायु को हम मैम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो शुद्ध वायु होती है, ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सांस के द्वारा लेते हैं तो ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें भी जितने भी जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया के द्वारा भी हमको ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए हमको कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की। तो हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। उस ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर ले लेते हैं, फेफड़े उसको ले लेते हैं। और जो गलत गंदी वायु होती है जिसको बोलते हैं हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती है, वो कौन सी वायु होती है? वो कौन सी वायु होती है? वो सॉरी गैस। वो गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, जब सांस को अंदर लिया जाता है उसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है वो शरीर के अंदर आ जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमको चाहिए नहीं है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो क्या कर देते हैं हम लोग? बाहर छोड़ देते हैं। तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। उसी प्रकार जो मछलियां होती हैं, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? मछलियां तो सांस लेने के लिए क्या करती हैं? पूरे पानी को लेती हैं अपने शरीर के अंदर। लेकिन वो पानी में से जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन वो अंदर अवशोषित कर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो गिल्स के द्वारा क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। आई बात समझ में? उसके बाद जो कीट पतंगे होते हैं उन कीट पतंगों के शरीर में छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, खाल होती है, एक सख्त सी खाल उनके ऊपर होती है और उसमें छोटे छोटे कुछ टुकड़े जो होते हैं, उन टुकड़ों के अंदर से श्वास नलियों के छोटे छोटे क्या होते हैं? के शाखाएं होती हैं और वो जाकर के आपकी सांस उसमें जाती है, श्वसन नली में। और उस प्रकार से वो ऑक्सीजन को लेते हैं। आई समझ में? उसी प्रकार पेड़ पौधे भी जैसे सांस लेते हैं, हमारी तरह पेड़ पौधे भी लेते हैं, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे। इसके बाद जो श्वसन की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, हम लोग सांस लेते हैं, उस सांस की क्या प्रक्रिया होती है, हम आगे की क्लास में उस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, कौन सी हम छोड़ते हैं, कौन कौन से अंगों के द्वारा श्वसन किया जाता है, श्वसन प्रक्रिया में किन किन गैसों का समावेश होता है। दो प्रकार की गैसें होती है, एक होती है ऑक्सीजन, दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इन और आउट, इन में जो गैस आती है उसको ऑक्सीजन कहते हैं। आउट में जो गैस होती है बाहर निकलती है उस गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये है। उसके बाद क्या कहते हैं कि कुछ कुछ जो जीव होते हैं वो जीव किसके द्वारा श्वसन करते हैं? त्वचा के द्वारा भी करते हैं। जो जैसे छिपकलियां हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, जो जमीन पर रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो जीव किससे लेते हैं? त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। उनके जो श्वसन होते हैं उसी त्वचा के अंदर से छोटे छोटे पोर्स जुड़े होते हैं, उनके श्वसन नली में जाते हैं और वो वायु से ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। उनमें से एक ऐसा भी जैसे मेंढक है। मेंढक के अंदर लंग्स भी होते हैं, फेफड़े से भी वो सांस लेता है। जब वो जमीन पे होता है तब वो फेफड़ों का प्रयोग करता है और जब पानी में चला जाता है तो फिर त्वचा का प्रयोग करता है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो मैम। ओके, समझ में आया क्या बताया? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। नोट कर लिया आपने? ये वाला चित्र, ये वाला जो हमने आपको चित्र दिया था ये आपने बनाना है। ठीक है। ये वाला। और ये चित्र अपनी कॉपी में बना करके इन अंगों के नाम लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि पहला वाला अंग कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। अच्छा बच्चों, जो फेफड़े को हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े खुले तो नहीं होते हैं ना? फेफड़े किससे ढके हुए होते हैं? एक एक ऐसी ऐसी जाली जैसी होती है, इसको पता है आप लोगों को? नो मैम। इसको क्या, पसलियां सुना है आपने? अभी आप अपनी चेस्ट को हाथ टच करिए, आपको कुछ हार्ड सा कुछ महसूस होगा। उसको क्या कहते यस हैं? मैम, धक्का सा लगता है, धक धक करता है। हाँ, वो तो आपका हार्ट होता है। वो हार्ट आपका पंप कर रहा होता है, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, शुद्ध अच्छे शुद्ध
रक्त को और अशुद्ध रक्त को जो पंप करता है ना, वो तो आपका हार्ट होता है। लेकिन आपके फेफड़ों में सिर्फ हवा जाती है। जब अब महसूस कीजिएगा, अब जब क्लास हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, तो आप महसूस की सांस लेंगे तो आपकी छाती फूल जाएगी। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपकी छाती क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। वो फेफड़े के अंदर हवा भरती है, और उस फेफड़ों को सुरक्षित करने के लिए एक जाली होती है, एक नेट होता है, उसको बोलते हैं पसलियां। ठीक है, रिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे फेफड़े सुरक्षित होते हैं। जैसे हेलमेट के अंदर हमारा सिर सुरक्षित होता है ना, जब हम टू व्हीलर या बाइक और एक्टिवा और स्कूटर वगैरह चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर पर हेलमेट यूज करते हैं ना। तो यस वैसे ही मैम। हमारे जो फेफड़ों की, क्योंकि फेफड़े तो बेटा मांस के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि वो तो मेन पार्ट है। हार्ट और लंग्स वो क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी जरूरी अंग होता है। एक तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में, और दूसरा क्या करता है, वायु का संचरण कराता है। क्योंकि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे? तो इसलिए यस लंग्स मैम। बहुत जरूरी है। हाँ, तो लंग्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस पार्ट से क्या होता है, हम सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो उस अंग को सुरक्षित करने के लिए जो हड्डियों का एक जाल होता है, उसको बोलते हैं पसलियां, रिब्स उसको कहते हैं। ठीक है, तो पसलियों के अंदर ही हमारे फेफड़े क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। यस। और इससे आगे की जो डिटेल्स होंगी, आप इसके बाद की जो क्लास होगी, मैम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की सांस की प्रक्रिया हमारे पूरे शरीर में होती है, और किस किस चीज से क्या हमारे को किस प्रकार से सांस लेनी चाहिए। सांस लेने का क्या होता है बेटा, जब हम योग करते हैं तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मुंह से लेते हैं आप लोग सांस? नो मैम। नो, मुंह से क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उससे सारे कीटाणु भी अंदर जा सकते हैं, गंदी वायु हमारे शरीर में जा सकती है। तो जब सांस लेने के लिए हम किससे लेते हैं, नाक से लेते हैं। नाक से पहले तो वो हमारे नाक के नासिका के अंदर ही वायु प्यूरिफाई हो जाती है, शुद्ध वायु अंदर जाती है। क्योंकि अगर गंदगी अंदर जाएगी तो हमारे फेफड़ों को दिक्कत होगी, फिल्ट्रेशन करने में दिक्कत हो जाएगी वायु को। तो सबसे पहले फिल्टर हमारी नाक में होता है। नाक में फिल्टर होने के बाद वो श्वास नली में जाता है। श्वास नली में जाने के बाद वो हमारे दोनों फेफड़ों में जाती है। आई बात समझ में? गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है विज्ञान की इस क्लास में। मैं शैक्षिक नवाचारी संवाद की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मंजू बहुगुणा डिस्ट्रिक्ट टिहरी से आप सबके बीच में आज विज्ञान में जीवों में श्वसन, जो अभी आपको मैम बता रही थी, उससे आगे क्या क्या होता है मैं उसके बारे में आप सभी को बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमें जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, सांस लेने की आवश्यकता होती है। और हम सारे जो जीव होते हैं, जो भी जीवधारी है, वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। अब आप लोग ये जानोगे कि श्वसन क्या होता है, किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि सांस लेना हम किसे कहते हैं। तो जैसे अभी मैम ने बता रही थी, तो सांस क्या होती है, हम लोग कहीं पे आराम से बैठ रहे हैं और हम आराम से अपनी सांस ले रहे हैं, जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि उचित ढंग से सांस ले रहे हैं, तो आपकी सांस कैसे होती है, स्थिर होती है और नियंत्रित होती है। आराम से सांस खींच रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और हमको रिलैक्स फील होता है, जिससे कि हमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है या हमें कोई दिक्कत हो रही है। तो ये सब क्या होता है, हमारी प्रॉपर सांस का सिंबल होता है। मतलब हम आराम से, हमारी सांस चल रही है। इसमें जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है, सांस खींचते हैं तो हमारा पेट फूलता है, विस्तारित होता है, यानी कि फैलता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है। ये एक नॉर्मल सी सांस लेने की प्रक्रिया है, जिसमें सांस जब भरते हैं हम अपने अंदर, तो हमारी पसलियां सांस के साथ साथ आगे को आती है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल सी प्रोसेस है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं और हम सांस कैसे छोड़ रहे हैं, उसमें हमारे शरीर में क्या क्या अंतर आ रहा है। जब हम सांस लेने की स्थिति को हम कहते हैं इनहेलेशन। बड़ी क्लासेस में बच्चे पढ़ेंगे, इनहेल करना, सांस लेना मने इनहेल करना, और सांस छोड़ना मने एक्सहेल करना। अब हम लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं कि इनहेल करना, एक्सहेल करना किसमें लेना होगा, किसमें छोड़ना होगा। तो सिंपल सा जो वर्ड है इनहेल, तो इसको हम इन से, जैसे हम अंदर आने को कहते हैं इन,
और बाहर निकलने को कहते हैं एग्जिट होना। तो इसको हम जो है इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सहेल मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ये हमारी सांस की सिंपल सी प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं सांस लेना। अब इससे आगे जो है हम देखते हैं प्रत्येक जो जीवधारी होता है, प्रत्येक जो जीव होता है उसमें श्वसन, ऑक्सीजन को लेने एवं इसका प्रयोग करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की प्रक्रिया है। मतलब सांस लेने में हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं तथा कोशिकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है। एक मिनट में वो कितनी ऑक्सीजन ग्रहण करता है? 250 ml और 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यानी 250 ml उसने ऑक्सीजन ली और 200 ml उसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। श्वसन शब्द अंग्रेजी भाषा रेस्पिरेशन का ही हिंदी रूपांतर है जो लैटिन भाषा के शब्द रेस्पिरेट से बना है। रेस्पिरेट का अर्थ है सांस लेना। श्वसन की क्रिया जो है पौधे और जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होती है। जब आपको पौधों के बारे में श्वसन पढ़ाया था तो उसने बताया था कि पौधे कैसे सांस लेते हैं और उनमें कैसे श्वसन क्रिया चलती है और कैसे उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। और ऐसे ही जंतुओं में जो है श्वसन क्रिया होती है वो उनसे थोड़ा भिन्न होती है। श्वसन के अंतर्गत क्रमशः निश्वसन तथा उच्छ्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दो क्रियाएं आती हैं। श्वसन क्रिया श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन अंगों को श्वसन अंग तथा इस तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन क्रिया जो होती है तो उसमें एक तो सिंपल सी होती है सांस लेने की क्रिया। तो जब इसमें हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जो अंग उसमें सहायता करते हैं, श्वसन में जो अंग सहायता करते हैं वो उसके श्वसन अंग होते हैं और जो इसको मिला के पूरा तंत्र बनता है उसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। अब देखिए इस क्रिया में जो अंग भाग ले रहे हैं उन अंगों को श्वसन अंग कहते हैं और वो श्वसन अंग कौन कौन से हैं इसको जो है हम इसमें देखेंगे। क्योंकि श्वसन जो एक ऐसी क्रिया है, सांस लेनी एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, पूरे जीवन चलती है। जब तक जीव रहता है तब तक वह सांस लेता है और जिस दिन उसकी सांस रुक जाती है समझो उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अंतिम वही होता है जिसमें वो सांस नहीं ले पाता है। वरना श्वसन पूरी ऑल ओवर लाइफ इंसान के लिए जरूरी है और उसके जो है शरीर में ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं? एक है नाक, नोज, ग्रसनी, फेरिंग्स, स्वर यंत्र, लैरिंग्स, श्वास नली, ट्रैकिया, वायु नलिया, ब्रोंकाई ट्यूब्स, डायफ्राम और फेफड़े। ये जो है हमारे श्वसन अंग हैं जो कि इस चित्र में भी थोड़े कुछ अंगों को इसमें भी दिखाया गया है। तो इसमें क्या है? ये लंग्स हैं जिनको हम फेफड़े कहते हैं, ये ट्रैकिया है, ये माउथ है, ये नोज है। नोज, माउथ ये सब जो है हमको सांस लेने में हेल्प करते हैं और ये लंग्स जो हैं ये हमें गैस के आदान प्रदान के लिए हेल्प करते हैं। ये डायफ्राम है जिसकी पोजीशन सबसे नीचे होती है और वो हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने के साथ साथ ही फैलता और सिकुड़ता है। मनुष्य के फेफड़ों के काम श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान करना होता है। जो कि हमारे फेफड़े होते हैं तो श्वसन के समय वो क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब हमारे पास है श्वसन तंत्र एवं कार्य। अब इसके क्या क्या कार्य हैं? श्वसन तंत्र का कार्य शरीर की कोशिकाओं को निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है। ये हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन देता है। शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इस तंत्र का मुख्य कार्य है। बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि यदि 4 मिनट से ज्यादा समय के लिए किसी मनुष्य में ऑक्सीजन की पूर्ति को रोक दिया जाए तो प्रायः मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। अतः जीवित रहने हेतु तो ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का मनुष्य के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जीव के साथ, किसी भी जीव के साथ ऑक्सीजन
का संबंध बहुत गहरा है, क्योंकि ये हमें हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से चाहिए होती है। अब इस ऑक्सीजन का जो है श्वसन तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को, जल वाष्प को और अन्य व्यय पदार्थों को बाहर निकालना है। ये दोनों कार्य आंतरिक तथा बाहरी श्वसन के माध्यम से किए जाते हैं। अब ये मनुष्य के श्वसन तंत्र को इसमें दिखाया गया है इस चित्र में। ये इसकी नासिका हो गई, कंठनली, वायुनाल, श्वसनी, श्वास नलिका, फेफड़े। ये फेफड़े इसमें दिखाए हैं। और नासा गुहिका यानी जो नाक के जो छिद्र होते हैं, ग्रसनी होती है, वायुकोष्ठ होते हैं, ये इस पे फेफड़े के अंतर्गत हैं। ये फेफड़ा है और ये डायफ्राम है जो इसके नीचे से यहाँ पे बताया गया है। वही सेम जो है इसमें है, इसमें इंग्लिश में इसके नाम दिए गए हैं और ये हिंदी में है, और इसके जो है तंत्र को ये दिखा रहा है। अब इसमें बात आती है कि हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। श्वसन तंत्र जो है इसके मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं। पहला जिसमें हम सांस लेते हैं और दूसरा जब हम सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हमारी सांस में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं आती है, बल्कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी आती हैं। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो गैस होती है, जो वातावरण में जो वायु है उसमें कई प्रकार की गैसें मिक्स होती हैं, तो उनमें केवल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं आती है, बल्कि ये सारी गैसें भी साथ में आती हैं। परंतु हमारा शरीर क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करता है, बाकी सारी गैसों को बाहर निकाल देता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा जब आप सांस खींचते हैं, बहुत सांस भरते हैं अपने अंदर, तो आपको लगता है जैसे हमारा पेट फूल गया है, हमारा बिल्कुल अब नहीं खींच सकते हम सांस, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि वो डायफ्राम हमारे जो पेट में, हमारे जो लंग्स के नीचे से होता है, वो नीचे की ओर चला जाता है। और जब वो बहुत नीचे को चला जाता है, मतलब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है, तो हम उतनी ही सांस अपने अंदर भर सकते हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े पूरे फैल चुके होते हैं। उसके नीचे खिसकने के कारण हमारे फेफड़ों को जगह मिल जाती है और जितनी हवा उनके लिए जरूरी है, जितनी हवा वो ले सकते हैं, उतनी हवा वो अपने अंदर भर लेते हैं। और जब हमारे जैसे ही फेफड़े फैलते हैं तब हवा साइनस से होती हुई ग्रसनी तक जाती है। साइनस कहाँ होता है, हमारे सर में हड्डियों के बीच में एक क्षेत्र होता है जो जिसको साइनस कहा जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा जो है हमारे सर में साइनस में जाती है, और तब साइनस हवा के तापमान को संतुलन में रखता है। हम कभी ऐसा होता है कि बहुत ठंडी जगह पे हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और हमको तो सांस लेनी ही होती है, और हम उस ठंडी हवा में सांस लेंगे तो भी वो साइनस जो है हमारे उस हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। बहुत ठंडा है तो उसको नॉर्मल करेगा, और बहुत गर्म है, कहीं गर्म जगह पे है, गरम गरम है, उसको भी नॉर्मल करेगा। उससे जो है तापमान को संतुलित करता है और हवा में उपस्थित धूल के कणों को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। कौन, साइनस। ये हमारे अंदर जो है हवा, धूल के कणों को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे बताया गया है। और ये डायफ्राम, ये लंग्स है, लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, ये कैविटी है, ये प्राइमरी ब्रोंकोस है, ट्रेकियाज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी। ये इस चित्र में इसमें दिखाया है कि कौन कौन से अंग जो है इस श्वसन तंत्र से जुड़े हैं और वो इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं। अब जो है जब हमने वो अपने अंदर हवा ले ली है तो उसके बाद वो हवा क्या होती है, विंड पाइप से होती हुई हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। विंड पाइप जो हमारे यहाँ पे था, हमारे नाक से नीचे को इधर विंड पाइप जो आता है वो क्या करता है, वहां हमारी हवा को फेफड़ों तक पहुंचाता है उस हवा को। और हर इंसान के 2 फेफड़े होते हैं। ये भी आपको मैम ने भी बताया था कि हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं उनकी संख्या होती है 2, और उनका मुख्य कार्य होता है वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना। मतलब हमारे जो फेफड़े जो ऑक्सीजन को लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है तो उसको लेकर उसको जो है रक्त परिसंचरण में उसको प्रवाहित करता है। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ जाती है
और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो अपने फेफड़ों में सांस भरते हैं तो वो वहां से कहाँ जाती है, ब्लड के साथ साथ हमारे शरीर में पहुंचती है, हर टिश्यू तक वो पहुंचती है और वहां पर जो है वो ऑक्सीजन उन टिश्यू तक पहुंचाती है और जो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करके उसको फिर वापस हमारी सांस से बाहर छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम सांस छोड़ रहे हैं। उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो अंदर की टिश्यू से लेके वो आती है उसको बाहरी वातावरण में उसको छोड़ देता है। और गैसों का यह विनिमय असंख्य छोटी छोटी पतली दीवारों वाली वायु पुटिकाएं जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है उनके द्वारा होता है। जो इस चित्र में दिखाया है तो ये यहाँ पे है वो एल्वियोली जो है, ये हमारे ये फेफड़े हैं। इन फेफड़ों में ये जो बारीक बारीक सी ये नसें जैसी दिख रही हैं इनको एल्वियोली कहा जाता है और उनकी दीवारों के द्वारा इसको गैसों का जो विनिमय होता है, गैसों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इसके द्वारा होता है। यहाँ पर ये इसको बड़े रूप में दिखाया गया है, उसका जो एक चित्र था लेंस की सहायता से इसको बड़े रूप में दिखाया गया है। तो उसके द्वारा जो है हमारी गैसें जो है फेफड़ों में छोटी छोटी पतली दीवारों से आदान प्रदान इन गैसों का होता है, वो हमारे फेफड़ों से उनको बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में हेल्प करती है। फेफड़े बाहरी हवा में से ऑक्सीजन को सोखकर हमारे शरीर के रक्त में मिला देते हैं। रक्त द्वारा यह ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचता है और ऊतकों द्वारा यह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है। इसके बाद कोशिकाएं ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए करती हैं। आपने सुना होगा जब हम कहते हैं कि हमको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, प्राणायाम जरूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए हम लोग प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम में क्या करेंगे, हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं और गहरी गहरी सांसें छोड़ते हैं। तो जब हम गहरी सांस लेंगे, आराम से गहरी सांस लेंगे तो हम उतनी ज्यादा हवा अपने फेफड़ों में भरेंगे और उतनी ही पर्याप्त मात्रा में वो हवा, उससे ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक पहुंचेगी, हमारी सेल तक पहुंचेगी, जगह जगह हर अंग तक पहुंचेगी। और जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में वो प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंच पाती है और वो ऑक्सीजन विहीन ही रहते हैं। लेकिन जब हम अच्छी तरीके से गहरी गहरी सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक अंग तक वो ऑक्सीजन जाती है, प्रत्येक टिश्यू तक जाती है और वो ऑक्सीजन को लेकर उनमें क्या होता है, नए टिश्यूज बनते हैं, उनको ऑक्सीजन प्रत्येक अंग तक पहुंचती है तो वो नए टिश्यू बनेंगे और उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उनकी जो वेस्टेज होगा वो बाहर ब्लड में आके, बाहर हवा में आके कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन प्रत्येक अंग तक पहुंच जाती है, प्रत्येक ऊतक तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है कोशिकाएं ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर ऊर्जा बनाने के लिए कार्य करती हैं और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर जो ऑक्सीजन को लेता है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन को लेने के बाद ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी उसमें ग्लूकोज को तोड़ता है और उससे क्या होता है, एनर्जी जो उससे मिलती है वो हमारे कई कामों में, सबसे बड़ी बात तो है सांस लेने में, उसके बाद हमारे जितने भी कई कामों में वो एनर्जी हमें हेल्प करती है। तो ये एनर्जी भी हमें ऑक्सीजन और उसी श्वसन से मिलती है। सांस छोड़ने से पहले शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जब कोई व्यक्ति सांस छोड़ता है तो डायफ्राम सिकुड़ता है और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है जिससे हवा बाहर निकल जाती है। अच्छा, तो आपने एक चीज इसमें देखी होगी, आपने एक चीज देखी होगी कि हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम दौड़ते हैं कहीं पे या हम भाग रहे हैं तो हमारी सांस फूलती है। हमारी सांस क्यों फूलती है, क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हमारी सांस जो है फूलती है? क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को उतनी ही ऑक्सीजन, हमारे जो सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में काम ज्यादा होता है तो उतनी तेजी से हमारे शरीर में क्या होता है, हमारी जो लीवी ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज का जो है उसका विखंडन होता है
और हमारे शरीर से ज्यादा ऑक्सीजन की हमको जरूरत होती है। तो हम ज्यादा ऑक्सीजन की जब हमें जरूरत होती है तो हमें क्या होता है, उतनी ज्यादा सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो है वो सेल के द्वारा ये रिस्पायरेशन हो रहा है। और हमें उसके बाद जो है उससे जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी उससे क्रिएट होती है वो हमें दौड़ने के लिए चाहिए होती है। तो सबसे ज्यादा डिमांड हमें उस टाइम किस चीज की होती है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। इसलिए हमें सांस हमारी फूलती है कि हमको जो है ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, और हमें सांस में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा ही चाहिए होती है। कभी आपने देखा है कि हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, या हम लोग जो है कभी चढ़ाई चढ़ के आते हैं तो क्या होता है, हमारे जो है पैरों में दर्द होता है। तो हमारे पैरों में क्यों दर्द होता है, कभी आपको इसका अंदाजा लगा है कि हमारे दर्द क्यों होता होगा? उसका भी कारण होता है। कोई बच्चा बता सकता है? कभी महसूस किया है किसी बच्चे ने, कभी बच्चों को महसूस हुआ है? तो क्या होता है कि जब हम लोग कहीं से चलते, कहीं हम दौड़ भाग के काम करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम जो है हमारे टिश्यूज में जो है ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, तो हमारी जो टिश्यूज होते हैं उनमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तो वहां पर जो है जल्दी जल्दी से वो ग्लूकोज के टूटने के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है और वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है। और जब वो जमा होना शुरू हो जाता है तो हमारी जो, इसको हम अगर उसकी सिकाई करेंगे गर्म पानी से या हम उसको मसाज करेंगे तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और हमारी सेल्स फिर ऑक्सीजन उनको मिलेगी और वो सेल्स फिर से ठीक होनी शुरू हो जाएगी, दर्द की कमी हो जाएगी या हमारा दर्द ठीक होगा। तो क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है वहां पर वो ग्लूकोज टूटता है, जब हम ज्यादा चलना, ज्यादा मेहनत का वहां पे काम होता है तो वो पोर्शन हमारा दर्द करना शुरू कर देता है। तो लैक्टिक एसिड के बनने से वो पोर्शन जो है दर्द करता है। तो सिकाई के द्वारा उसको ठीक हम कर सकते हैं या उसका जो है मसाज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा तो फिर हमारी मसल्स पेन करना कम कर देंगी। तो अभी तो आपको ये श्वसन अंगों के बारे में और श्वसन तंत्र के बारे में जो बताया गया है, तो इसमें हम लोग एक चीज हमको ये है कि हमारे जो है श्वसन अंग, क्योंकि हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कई अंगों के से बना है और इसमें काफी सारे अंगों का यूज करके हम लोग अलग अलग कार्य से श्वसन तंत्र जो है आगे का काम करता है और श्वसन तंत्र के काम कई अंगों से मिलकर होते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन अंग की जो है श्वसन तंत्र जो है इसमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि ये कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है या कई प्रकार के अंग इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि इनको जो है कैसे हम इनको स्वस्थ रख सकते हैं या श्वसन तंत्र को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो जैसे आपने अभी पीछे देखा है हमारे फेफड़े होते हैं, या इस चित्र में दिखा रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारे फेफड़े हैं, ये कैसे हैं, इनका कलर पिंक है, यानी ये स्वस्थ है और ये ठीक है। लेकिन अगर हमारे यही फेफड़े, इनमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो इनके रंग में परिवर्तन हो जाएगा और इसमें जो है अपने आप ही पता लग जाएगा कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि इसके भी लक्षण हमारे शरीर में पता लग जाते हैं। हमें कई चीजें होती हैं जिससे कि हमें दिक्कत महसूस होती है और हमें महसूस होता है कि कुछ ना कुछ कारण हमारे श्वसन तंत्र में या सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा सांस की कई प्रकार की दिक्कतें होती है, हम लोगों को दमा होता है, अस्थमा हो जाता है जिससे हम कहते हैं, या सांस लेने की कई अन्य प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि अगर हमारा श्वसन तंत्र नाजुक होगा, कमजोर होगा तो हम उन बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे, और अगर वो मजबूत होगा तो उस पर वो असर ही नहीं करेगा, कुछ भी उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमको इसको मजबूत करने के लिए जैसे हम जो है स्वस्थ और अच्छा हमें भोजन खाना चाहिए, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हमें इस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। साथ में शरीर का वजन बढ़ने ना दें, शरीर का हमें वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर का वजन हमारा बढ़ता है, हमारे शरीर का वेट बढ़ता है तो हमारे जो है कई प्रकार के रोग हमें लग जाते हैं। तो उसमें
अन्य प्रकार के रोगों के साथ साथ हमारे फेफड़े भी उसमें प्रभावित होंगे, सांस लेने की प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी, हमारे हार्ट भी उससे दिक्कत करेगा। तो इस प्रकार कई तरीके की हमें दिक्कतें उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। धूम्रपान ना करें। धूम्रपान का मतलब है कि बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं वो अपने फेफड़ों को क्या करते हैं, फेफड़ों को दुखी करते हैं, फेफड़ों को उससे नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए धूम्रपान ना करें, जिससे कि हमारा फेफड़े स्वस्थ रहें, हमारा श्वसन तंत्र सही रहे। पॉल्यूशन से बचने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग आजकल हमारी लाइफ जो है बाहर दौड़ भाग की जिंदगी है, और बाहर जो है आदमी इधर उधर हर जगह जब जा रहा है तो क्या होता है, कई प्रकार का माहौल होता है, कई प्रकार का वातावरण होता है। तो हमें जो है पॉल्यूशन में नहीं रहना चाहिए। पॉल्यूशन में रहने से क्या होगा, हमारे फेफड़े प्रभावित होंगे और उससे हमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं सांस की, और कई प्रकार की दिक्कतें भी उससे हमारे शरीर को होती हैं। इन्फेक्शन से ग्रस्त व्यक्ति से बचे। अब क्या होता है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, या कोई भी रोग है, जैसे आजकल कोविड का ही माहौल चल रहा था, तो इस प्रकार से कोई भी इन्फेक्शन किसी को हो रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए, उससे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, ताकि वो हमारे शरीर को प्रभावित ना करे। और नियमित रूप से योगा और एक्सरसाइज करें, जिससे आपका शरीर फिट रहेगा। जब हम नियमित रूप से योगा करेंगे, तो हम रेगुलर योगा कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के प्रत्येक मांसपेशियां स्वस्थ होंगी, प्रत्येक टिश्यू स्वस्थ होंगे, और हर टिश्यू तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगी। और वो जब स्वस्थ रहेगा तो फिर हमारा शरीर फिट रहेगा, और जब हमारा शरीर फिट रहेगा तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, हम किसी भी प्रकार के रोग से लड़ सकते हैं। हमारा शरीर किसी भी प्रकार के रोग से लड़ सकता है, और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आसानी से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अब आपको मैं इस चित्र में थोड़ा सा दिखा रही हूँ, ये जो फेफड़े का चित्र दिखाने का प्रयास किया है, ये फेफड़ा है। तो ये किसका फेफड़ा है, नॉन स्मोकर, मतलब जो बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नहीं करते हैं, ये उनका फेफड़ा है। तो ये फेफड़ा कैसे दिख रहा है हमें, पिंक सा दिख रहा है, बहुत स्वच्छ है, साफ सुथरा है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनका फेफड़ा कैसे हो जाता है, ये देखिए, ये फेफड़ा कैसे हो रखा है, जैसे जल रखा होगा। क्योंकि क्या होता है, इतना कार्बन, इतना पोल्यूशन, और उससे जो होने वाले नुकसान है, उससे सारे वो फेफड़े घायल हो चुके हैं, और फेफड़ों का पूरा रंग ही बदल गया है। तो ये नुकसान किससे हुआ है, क्योंकि उसने स्मोक किया है, धूम्रपान किया है, या पोल्यूशन में गया है। ये सारी चीजें ही फेफड़ों को प्रभावित कर रही हैं। और जैसे ये फेफड़े, यहाँ पे ये 2 फेफड़े दिखाए हैं, ये देखो, ये फेफड़ा है तो ये स्वस्थ है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो ये फेफड़ा है, इसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन दिखा रहा है। वो चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको निमोनिया का इन्फेक्शन हो, वो कैंसर हो, या कोई भी प्रॉब्लम जो है हमारे फेफड़ों में जब होती है, तो वो इस प्रकार से हमारे फेफड़े दिखाई देते हैं। तो वो अंग जो है घायल हो चुका होता है, जैसे इसको जूम करके वो दिखा रहे हैं माइक्रोस्कोप से या स्लाइड से। तो इतना सा जो पैच होगा, जो दिक्कत होगी, उसमें ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, ऐसे रोग जो है उसमें लग जाता है, और वो फेफड़े अपने आप ही पता लग जाते हैं जो रोगग्रस्त होते हैं और जिनमें दिक्कतें होती हैं। तो हमें क्या है, अपने फेफड़ों को या अपने श्वसन तंत्र को हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, और हर प्रकार का ऐसा प्रयास करना चाहिए, चाहे वो भोजन से हो, चाहे वो रहन सहन से हो, चाहे किसी चीज से हो, उनको स्वस्थ, जैसे यहाँ पे भोजन में था कि हमको अच्छा और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। तो उसमें जैसे फ्रूट्स हो गए, एप्पल यहाँ पे दिखा रहे हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, या जो है ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये यहाँ पे अदरक हो गया है, ये लहसुन हो गया है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऐसे ही अन्य अनाज हमारे हैं, तो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और जिससे जो है हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो है ये सारे प्रयास भी हमें अपने श्वसन तंत्र को बचाने के लिए करना चाहिए। जो आपको अभी थोड़ा बहुत इतने समय में श्वसन तंत्र की हल्की फुल्की जानकारी दी गई है, तो उसमें फिर यही है कि हम कैसे उसको बचा सकते हैं, कैसे उसको मजबूत बना सकते हैं, जिससे कि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए। तो अभी आपने जो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा है, उसमें से ही कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो जैसे आपको अभी बताया है कि वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को
नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो हुई ऑक्सीजन लेने से लेके छोड़ने तक की ये जो प्रोसेस होती है इसको हम श्वसन कहते हैं। श्वास क्रिया के समय कौन कौन सी पेशियां फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है? जब हम श्वसन करते हैं, जब श्वसन क्रिया हमारे शरीर में चलती है तो कौन कौन सी पेशियां जो हैं इन फेफड़ों को सिकुड़ने और फैलने में मदद करते हैं? वो एक डायफ्राम है और एक अंतरकोस्टल है। ये दोनों जो है इसको फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करते हैं। प्रत्येक साधारण श्वास में एक व्यक्ति जो वायु भीतर लेता है और छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है जिस वायु को ले रहा है और छोड़ रहे हैं हम उसको, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु माने जिससे हमें जीवन मिलता है। तो लेने अंदर जिस गैस को हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन होती है और इसको बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वो प्राणवायु कही जाती है। आज के इस सेशन में आप लोगों को इतना ही बताया जा रहा है और इतना ही बताने का इसमें प्रयास किया गया है। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई जानकारी लेनी हो या कहीं पे कुछ पूछना हो तो आप लोग इसको पूछ सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।